नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में सफलता की नई बयार लेकर के आए, ऐसी हमारी कामना है। और इसी कामना की पूर्ति के लिए दृष्टि संस्थान इस बार स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए एक विशिष्ट ऑफर लेकर के आया है। क्या है हमारा ऑफर? इस स्वतंत्रता दिवस पर दृष्टि के दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेस, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और साथ ही टेस्ट सीरीज पर आपको 15 अगस्त से 18 अगस्त तक मिल रही है एक बहुत ही आकर्षक छूट, यानी 40% का डिस्काउंट इन सभी कोर्सेज पर, जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, आपको मिल रहा है। आप अधिक जानकारी के लिए 8750187501 के साथ साथ 8010440440 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध लाइव ऑनलाइन आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, इस पर भी आपको 40% की आकर्षक छूट उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत ईएमआई की सुविधा आपको डिस्काउंट फीस पर भी उपलब्ध होगी और ये ऑफर भी 15 अगस्त से 18 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। इसके लिए भी आप दृष्टि लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए 8750187501 के साथ साथ 8010440440 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके सामने जो ये लिंक दिया गया है, जो पीडीएफ में आपको लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर लिंक, इस पर क्लिक करके भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर के भी आप इस सुविधा का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। 15 अगस्त से 18 अगस्त तक ये सुविधा आपको दी जा रही है, तो तुरंत इसका लाभ उठाइए और अपनी सफलता अपने तैयारी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आज हम जिस टॉपिक पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भूमिका से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत हुई थी, वो वस्तुतः एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन के रूप में थी। यानी ब्रिटिश शासन का जो नेचर था, उसकी जो प्रकृति थी, वो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन की प्रकृति थी, जिससे भारतीय हितों और ब्रिटिश हितों के बीच एक मूलभूत अंतर विरोध था। और इस अंतर विरोध के कारण भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, जिस विरोध में, जिस प्रतिक्रिया में भारतीय आदिवासियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आज हम राष्ट्रीय संग्राम के अंतर्गत आदिवासियों की भूमिका पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन के उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों में एक प्रतिक्रिया का भाव उभरा और जिस प्रतिक्रिया में आदिवासी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आदिवासी प्रतिक्रिया के अलग अलग उदाहरणों को देखेंगे, किन क्षेत्रों में कौन सा विद्रोह उभरा, उसका पूरा एक चार्ट आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा। उसके प्रमुख नेता कौन थे, क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में ये विद्रोह उभरे, साथ ही किस वर्ष उभरे, इसकी जानकारी हासिल करने के बाद कुछ प्रमुख विद्रोहों पर आपसे बात होगी। कौन कौन से विद्रोह पर आपसे बात करेंगे? संथाल और खरवाड़ विद्रोह के बाद भील विद्रोह पर बात होगी और उसके बाद करेंगे मुंडा विद्रोह पर बात। साथ ही उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक अभिव्यक्ति हमें नजर आती है, वो नाम आपने सुना होगा, रानी गेडिनल्यू का। तो रानी गेडिनल्यू पर भी बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। इसके बाद इस पूरे आदिवासी जो आंदोलन हुए, आदिवासी जो विद्रोह हुए, उनका महत्व भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के अंतर्गत क्या है, इस महत्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है, ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है। उसके इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल भी आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ब्रिटिश शासन के भारत में स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। स्वरूप को समझने का एक चार्ट हम आपके सामने बनाते हैं। जैसे भारत में जो ब्रिटिश शासन था, आपने 2 शब्द सुने होंगे, साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक शासन। साम्राज्यवादी, इन शब्दों के अर्थों को लेकर के स्टूडेंट में काफी एक भ्रम की स्थिति रहती है।
तो साम्राज्यवाद का अगर मैं सीधा अर्थ आपको बताऊं तो साम्राज्यवाद का सीधा अर्थ होता है किसी क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण का स्थापना। तो किसी क्षेत्र को साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से किसी क्षेत्र को राजनीतिक नियंत्रण में लाया जाता है। और फिर औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र को उपनिवेश के रूप में विकसित करके उस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण करना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद वो प्रक्रिया है जो उपनिवेश को आगे बढ़ाती है, यानी किसी क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक शोषण की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। और इसलिए इन दोनों शब्दों को एक ही साथ यूज किया जाता है। भारत में ब्रिटिश जो शासन था वो एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन था। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश हित थे, ब्रिटिश हित के साथ साथ और जो भारतीय हित थे, भारतीय हित, उनके बीच एक मूलभूत अंतर विरोध था जो भारतीय हित थे। क्योंकि ब्रिटिश शासन एक साम्राज्यवादी शासन था जिसने भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की, सामाजिक आर्थिक शोषण समाज के अलग अलग वर्गों का किया, यानी एक ऐसे नीति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिससे भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों का सामाजिक आर्थिक शोषण हुआ। इस प्रकार के राजनीतिक नीतियों की, सामाजिक नीतियों की, आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। कौन कौन सी नीति थी? जैसे राजनीतिक नियंत्रण की हम बात करें तो आप जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 1793, 1813 और 1833 में चार्टर एक्ट आए और 1853 में भी आप जानते हैं कि एक अधिनियम आया। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद भी एक 1858 का अधिनियम आया। 1853 का जो अधिनियम है इसको भी आप चार्टर एक्ट कह सकते हैं, इसको भी चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इन चार्टर एक्ट के माध्यम से लगातार भारत में ब्रिटिश शासन को एक तरह से राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना हुई। राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश शासन का बढ़ता चला गया। इसके साथ ही यहाँ पर चाहे वो ब्रिटिश शासन की शैक्षणिक नीति हो, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, या कृषि का वाणिज्यीकरण हो, हस्तशिल्प उद्योग का पतन के साथ साथ आधुनिक उद्योग के विकास का अभाव हो, इन सभी चीजों ने भारतीय समाज के शोषण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और जब शोषण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया तो इसके कारण यानी ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के माध्यम से भारतीय समाज का शोषण हुआ। और उस शोषण से भारतीय समाज में एक असंतोष की भावना उभरी। और इस असंतोष का कारण था कि भारतीय समाज ने के अलग अलग वर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। इन प्रतिक्रियाओं में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक प्रतिक्रिया थी परंपरागत प्रकार की प्रतिक्रिया, और दूसरी जो प्रक्रिया थी वो किस तरह की थी, उनको जानते हैं हम प्रगतिशील प्रतिक्रिया के नाम से। प्रगतिशील प्रतिक्रिया। परंपरागत प्रतिक्रियाओं में अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं थी? जैसे परंपरागत प्रतिक्रियाओं में शामिल होंगी आपके नागरिक विद्रोह, नागरिक विद्रोह जिनकी शुरुआत आप देख सकते हैं एक प्रकार से 1763-64 में ही सन्यासी विद्रोह से हो गई थी। इसी प्रकार से आदिवासी विद्रोहों को भी, आदिवासी जो विद्रोह हुए उनको भी परंपरागत प्रतिक्रियाओं में रखेंगे। 19वीं शताब्दी के जो कृषक विद्रोह थे वो भी परंपरागत प्रतिक्रियाओं में थी। और इन परंपरागत प्रतिक्रियाओं का एक सामूहिक प्रभाव 1857 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है। यानी 1857 की क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चलने वाली प्रक्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम थी। और 1857 की क्रांति में आपको कुछ ऐसे सामूहिकता के तत्व जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति को भी सामान्यतः परंपरागत प्रतिक्रियाओं में ही रखा जाता है। प्रगतिशील प्रतिक्रियाओं में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ 1870 और 80 के दशक, 1860 और 70 के दशक में राजनीतिक चेतना के उभार के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उभार को माना जाता है, जो कि वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होने के बाद शुरू हुआ। तो प्रगतिशील में हम कौन कौन सी चीजों को रखते हैं? सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, चाहे वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए हों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के माध्यम से किया गए हों, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाए गए हों, भारतीय समाज में एक जन जागरण के लिए, एक चेतना लाने के लिए। साथ ही 1860 और 1870 के दशक में भारतीय समाज में जिस प्रकार से राजनीतिक चेतना उभरी
और उससे एक अखिल भारतीय राष्ट्रवाद, अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की जो आवश्यकता उभरी, जिसका परिणाम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक संगठित राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुई। इन सभी को माना जाता है प्रगतिशील प्रतिक्रिया। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा वो आदिवासी विद्रोह होंगे, यानी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ परंपरागत प्रतिक्रिया उभरी उसको ही सामान्यतः आदिवासी आंदोलन, आदिवासी विद्रोह अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे भारतीय राजनीतिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक संगठित स्वरूप विकसित होता चला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में गांधीवादी आंदोलन के बाद और उसके बाद जब 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी तत्व उभरे और समाजवादी तत्वों के उभरने से भारतीय समाज के निचले तबकों की मांगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी, तो उस दौरान आदिवासियों की जो प्रमुख मांगे थी वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा बन गई। तो ये पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में जो हमने अभी समझा है। सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन का स्वरूप आपने समझ लिया, इसमें साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रकृति, उसका भारत पर क्या प्रभाव हुआ, प्रतिक्रियाएं उभरी परंपरागत और प्रगतिशील प्रकार की, और इन प्रतिक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं कि क्यों आदिवासियों की तरफ से प्रतिक्रिया उभरी, ऐसी कौन सी नीति ब्रिटिश शासन ने अपनाई जिससे आदिवासी प्रतिक्रिया करने पर मजबूर हुए। उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भारतीय वन अधिनियम 1867। ब्रिटिश शासन वस्तुतः वन संसाधनों का एक व्यावसायिक दोहन करना चाहते थे और इस व्यावसायिक दोहन को करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लेकर के आए, भारतीय वन अधिनियम 1867, जिसमें उन्होंने भारतीय वन पर राज्य के संरक्षण को, राज्य के नियंत्रण को मान्यता प्रदान कर दी। और ये मान्यता प्रदान की गई थी ताकि वन संसाधनों का एक व्यावसायिक दोहन किया जा सके। लेकिन इस प्रकार से, इससे पहले की जो स्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि ये हमारे देश के जो आदिवासी हैं ये वन क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में रहा करते थे और जहां पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार का वन क्षेत्रों में आदिवासियों की तरफ से कोई जन विद्रोह आपको देखने को नहीं मिलेगा, सामान्यतः नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद देखने को मिलेगा। और उसका कारण है क्योंकि ब्रिटिश शासन ने वन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और न केवल ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों का वहां हस्तक्षेप स्थापित हुआ बल्कि अलग अलग गैर आदिवासी वर्गों का भी हस्तक्षेप शुरू हुआ। इन गैर आदिवासी वर्गों में कौन कौन थे, चाहे वो जमींदार हो, जमींदारों के साथ साथ साहूकार हों, अलग अलग प्रकार के बिचौलिए हों और बिचौलिए के साथ साथ शराब विक्रेताओं का भी यहां पर हस्तक्षेप स्थापित हुआ। तो ब्रिटिश शासन के ही खिलाफ आदिवासियों ने प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं की बल्कि समाज के इन वर्गों के खिलाफ जो कि उनके शोषण की पृष्ठभूमि का निर्माण करते थे, इनके खिलाफ भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ आदिवासियों ने प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग आदिवासी विद्रोह जो हुए वे न केवल ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ थे बल्कि जमींदारों, साहूकारों और बिचौलिए वर्ग के साथ साथ शराब विक्रेताओं के भी खिलाफ थे। साथ ही हमारे देश में जो इस संबंध में इतिहास लेखन हुआ है उसके एक पक्ष को जानना भी आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे देश में इतिहास लेखन की एक विशिष्ट धारा है जिसको हम सब ऑल्टर्न दृष्टिकोण कहते हैं। ये धारा क्या मानती है? धारा ये मानती है कि ब्रिटिश शासक के खिलाफ जो प्रतिक्रिया उभरी, जो समाज के सबसे निचले तबके में शामिल थे, चाहे वो कृषक हो और चाहे आदिवासी हो, यही वस्तुतः इनके द्वारा उभरी हुई प्रतिक्रिया ही वास्तविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि समाज का जो उच्च तबका था वो वस्तुतः राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ रहा था और असली संघर्ष इसी वर्ग द्वारा किया गया। इसे इतिहास का सबऑल्टर्न दृष्टिकोण कहते हैं और भारत में इसके एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं जिनका नाम है रणजीत गुहा। रणजीत गुहा ने ही भारत में इस दृष्टिकोण को वस्तुतः पॉपुलर किया है। इस दृष्टिकोण को माना जाता है सबऑल्टर्न दृष्टिकोण। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जो आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किया गया, जो कृषकों के द्वारा विद्रोह किया गया, जो नागरिक विद्रोह उभरे, यही वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन, यही वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इतिहास की एक धारा ये भी मानती है। यह हुई हमारे ब्रिटिश शासन के स्वरूप और इतिहास की धारा की बात। अब हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी आदिवासी प्रतिक्रियाएं उभरी, उनका वर्ष क्या था और उनके प्रमुख नेता क्या थे। जैसे
अब ब्रिटिश नीतियों को हमने समझ लिया, उसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं उभरी। जैसे राजमहल की पहाड़ियों पर एक जनजातीय विद्रोह हुआ जिसको हम पहाड़िया विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ? 1778 में हुआ। इसके प्रमुख नेता थे राजा जगन्नाथ। इसी प्रकार से जंगल महल विद्रोह, जो कि चुआर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस क्षेत्र में हुआ? जंगल महल के क्षेत्र में। ये कहां पड़ता है? छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच पड़ता है। कब हुआ था? ये 1798 में हुआ था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? दुर्जोल सिंह, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह। एक और जनजातीय विद्रोह तमाड़ छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, जिसको हम तमाड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, और उराव और मुंडाओं के द्वारा यह किया गया था। इसका वर्ष था 1798 और 1914-15। इसके जो प्रमुख नेता थे वो भोलानाथ शाही सिंह 1798 में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, और 1914-15 में जात्रा भगत के साथ बलराम भगत ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसी प्रकार से छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम और रांची क्षेत्र में एक और जनजातीय विद्रोह हुआ, हो और मुंडा जनजातियों का, जिनका वर्ष था 1820, 37 और 1890। 1890 के दशक में ही मुंडाओं का विद्रोह शुरू हो गया था, जिसका एक आक्रामक स्वरूप हमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 1900 के समय देखने को मिलता है। तो इसके नेता कौन थे? हो और मुंडाओं के हो के नेता थे परहाट के राजा, और 1899-90 में मुंडाओं का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। इसी प्रकार से असम के क्षेत्र में अहोम जनजाति के द्वारा भी विद्रोह किया गया 1828-30 में, और इसके नेता थे गोमधर कंवर। जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र भी खासी जनजाति के विद्रोह का एक क्षेत्र रहा, और ये विद्रोह हुआ था 1830 में। इसके नेता थे तीरथ सिंह, जो कि नुनक्लो शासक थे। इसी प्रकार से 1831 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, जिसको हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं, और ये छोटा नागपुर के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू क्षेत्र में हुआ, और इसके मुख्य नेता थे बुद्धो भगत। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जनजातीय प्रतिक्रिया उभरी 1833 में, और उसके बाद 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियों में संथालों की, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। इसी प्रकार से 1837 से लेकर के 56 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में खोंड जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो चक्र बिश्नोई थे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी ट्रैक के साथ और रंपा क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे तोमासोरा, राजा अनंतयार, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के ये नेता थे। इसी प्रकार से भील विद्रोह और गोंड विद्रोह भी वस्तुतः अगर हम भील विद्रोह की बात करें तो 1913 में ये राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में हुआ, और जिसका एक प्रमुख प्रेरक शक्ति गोविंद गुरु रहे, और 1913 में इनका नाम मनगढ़ नरसंहार से भी जुड़ता है। और इसी प्रकार से 1940 में आदिलाबाद के क्षेत्र में, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, गोंड विद्रोह हुआ, और इसके नेता थे कोमाराम भीम। इनको कोमरम भीम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि आदिवासियों की एक प्रतिक्रिया बुरी, और जिसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन की प्रकृति, जो कि एक साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रकृति थी, और समाज के अलग अलग वर्गों को जिसने प्रभावित कर दिया, विशेष तौर से आदिवासियों को जंगली संसाधनों से वंचित करके, जो कि जंगल के आदिवासी अपना संसाधन मानते थे जल, जंगल और जमीन पर, उसको एक व्यावसायिक रूप से दोहन करने का प्रयास ब्रिटिश शासन ने किया, और उसके खिलाफ ये प्रतिक्रियाएं उभरी। अब हम कुछ विद्रोहों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले इन सारे जो विद्रोह की हमने बात की, इसकी सामान्य प्रतिक्रियाओं, इसके सामान्य स्वरूप पर चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अभी हमने एक दृष्टिकोण आपको बताया था कि जो आदिवासी विद्रोह थे, वो विद्रोह का वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं उभरी, उसका एक परंपरागत स्वरूप था, परंपरागत प्रतिक्रिया थी। लेकिन कुछ प्रगतिशील प्रतिक्रिया भी थी, जिनका नेतृत्व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किया, जो कि मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। तो जो आदिवासियों की प्रतिक्रिया थी, वो कैसी प्रतिक्रिया थी? परंपरागत रूप की थी, प्रगतिशील नहीं थी, क्योंकि उसके पास एक अखिल भारतीय विजन का अभाव था, उनमें आपस में समन्वय का अभाव था, कोई अखिल भारतीय नेतृत्व नहीं था, साथ ही अलग अलग प्रकार की जनजातियों में संपर्क का भी अभाव देखने को मिलता है, वो आपस में जुड़े हुए भी नहीं थे। यानी एक उनके द्वारा जो
हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था वो सामान्य तीर कमान जैसे और भालों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी अपनी पूरी प्रकृति में वो परंपरागत थे, बिखरे हुए रूप में थे, एक साथ जुड़े हुए नहीं थे, पारस्परिक संपर्क का अभाव था, अल्पकालीन विद्रोह के रूप में थे, बहुत ही दीर्घकालीन आंदोलन के रूप में नहीं थे, अल्पकालीन चलने वाले विद्रोह थे। उनमें एक पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण भी नहीं था, जिसको पश्च दृष्टिकोण भी के नाम से भी आप संबोधित कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण क्या होता है? इस दृष्टिकोण का मतलब है कि अंग्रेजों द्वारा जिस तरह से उनकी व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, व्यवस्था में जो परिवर्तन लाए गए, इस परिवर्तन का वो विरोध करते थे और इस परिवर्तन को हटा करके पुराने अपनी व्यवस्था की तरफ लौटना चाहते थे। इसी को हम कहते हैं कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसकी तरफ लौटना, यानी पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण, यानी पीछे की तरफ लौटने वाला दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण से प्रभावित थे आदिवासी विद्रोह। इसी के अलावा इसमें स्थानीयता के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के मुद्दों से संबंधित हो, इनके जो मुद्दे थे वो स्थानीय होते थे, इनमें जो संगठन और नेतृत्व होता था वो भी स्थानीयता का तत्व लिए होता था। इसका एकमात्र अपवाद आपको मिलेगा 1857 की क्रांति, जिसमें हमें संपर्क के एक व्यापक बिंदु और संगठन के तत्व दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो प्रतिक्रिया थी ये कई बार, या आप कह सकते हैं कि अधिकांश बार उग्रवादी हुआ हो जाया करती थी, ये हिंसक रूप धारण कर लेती थी। उग्रवादी और हिंसक प्रवृत्ति इसमें दृष्टिगोचर होती है। साथ ही एकता का जो सशक्त आधार हुआ करता था वो आपसी जातीय बंधुत्व हुआ करता था, ये भी इसका एक स्वरूप था। प्रगतिशील दृष्टिकोण इन आंदोलनों में सामान्य तौर से अनुपस्थित था। तो ये स्वरूप था इन आंदोलनों का, या आप कह सकते हैं इन प्रतिक्रियाओं का, आदिवासी जनजातीय विद्रोहों का। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख विद्रोहों को। जैसे एक प्रमुख विद्रोह है संथालों का। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1855-56 में हुई थी। प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? बिहार, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र था। सामान्यतः सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिलों में ये चला था। विद्रोह का कारण क्या था? आर्थिक कारण थे, और आर्थिक कारण में आप देख सकते हैं कि साहूकारों और औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा शोषण जब इनका किया गया तो इनके तरफ से एक प्रतिक्रिया उभरी। ये बाहरी लोगों को दीकू के नाम से संबोधित करते थे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे बिचौलिए हो, ठेकेदार हो, उन सभी लोगों को दीकू कहा जाता था। और कई बार आप इसका शब्द देखेंगे डिकुस, डिकुस के नाम से भी ये संबोधित करते थे। तो दोनों ही शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो दीकू व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर एक बहुत उच्च स्तर की ब्याज दर लगाई, जो 50% से लेकर के 500% तक चली गई। तो इसके खिलाफ ये प्रतिक्रिया उभरी। आदिवासियों ने अंग्रेज अधिकारियों को व्यापारियों की मदद करते हुए पाया तो वे भड़क गए और अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी, उनका भी विरोध करना शुरू कर दिया। 1855 में अपनी सरकार स्थापित करने का इनके द्वारा आह्वान किया गया। ये किनके नेतृत्व में चला? कि सिद्धू मुर्मू और कानू नाम के दो संथाल बंधुओं के नेतृत्व में इस विद्रोह ने एक बहुत ही आक्रामक रूप धारण कर लिया। इनके नेतृत्व में संथाल राज्य के प्रारंभ की उद्घोषणा कर दी गई। साहूकारों, जमींदारों, गोरे बागान मालिकों, रेलवे इंजीनियरों और अंग्रेज अधिकारियों के घरों पर हमले किए गए। एक बहुत ही आक्रामक रूप इसने धारण कर लिया। अंग्रेजों के साथ खुली जंग फरवरी 1856 तक लगातार चलती रही, लेकिन इस आंदोलन को भारी दमन के साथ ब्रिटिश फोर्स ने भारी दमन के साथ कुचल दिया। लेकिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण आदिवासियों का विद्रोह माना जाता है, उनकी एक महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है, और कई बार इसको भारतीय जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जो कि थी भी। इसके बाद एक इसी क्षेत्र में, राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ, जिसको हम खरवाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। कई बार इसका नाम खारवाड़ विद्रोह का भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। ये संथाल विद्रोह के कुचले जाने के बाद 1870 के दशक में हुआ था, और प्रारंभ में इसका जो स्वरूप था वो आंतरिक सुधार था। आंतरिक सुधारों के साथ साथ भी ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे, यानी एक ईश्वर की धारणा में विश्वास करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासकों द्वारा कुचले जाने से पहले इनके द्वारा भी जो ब्रिटिश शासन द्वारा लगान बंदोबस्त किए गए थे, लगान बंदोबस्त की जो व्यवस्था शुरू की गई थी, उसका विरोध इन लोगों ने करना शुरू कर दिया गया था। यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी इस विद्रोह में तत्व उभरने शुरू हो गए थे, जो कि एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता रही। इसी प्रकार से भील विद्रोह, जो कि 1913 में
गोविंद गुरु से प्रेरित होकर के दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, सूंट और डूंगरपुर के क्षेत्र में किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह था और विद्रोही भीलों ने भील राज स्थापित करने का इसके अंतर्गत निश्चय किया। एक महत्वपूर्ण घटना इसके विद्रोह के साथ तब घटी जब 4000 भील मनगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए और कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस वहां से उनको तितर बितर कर पाई। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संगठन इन्होंने स्थापित किया था, किस प्रकार से 4000 भीलों को एक साथ लेकर के आए थे और निर्णय लेना चाहते थे आगे किस प्रकार से चीजों को से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से चीजों में व्यवस्था उसमें सुधार किया जाना चाहिए और ब्रिटिश शासकों का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस मनगढ़ पहाड़ी पर जब वो एकत्र हुए तो ब्रिटिश सेना ने 12 आदिवासियों को मार दिया और 900 को बंदी बना लिया इस विद्रोह के अंतर्गत। तो ये भी भील विद्रोह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। एक महत्वपूर्ण विद्रोह और है जिसको हम मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। जी, ये कब हुआ था? 1899 1900 के अंतर्गत हुआ था। इसको महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कई बार आप उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। और इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा के द्वारा, इसका नेतृत्व किया गया था। ये क्यों हुआ था? इसका कारण ये था कि मुंडारी जो भूमि व्यवस्था थी उसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा कई तरह के परिवर्तन किए गए थे। परिवर्तन क्यों करते थे? ताकि अंदरूनी जंगली क्षेत्रों की भूमि संपदा का लाभ उठाया जा सके। तो मुंडारी भूमि व्यवस्था का गैर सामुदायिक मुंडारी जो भूमि व्यवस्था थी वो पूरे समुदाय के हक को भूमि पर मानती थी, यानी एक सामुदायिक भूमि व्यवस्था उनके द्वारा अपनाई गई थी। ब्रिटिश शासकों ने क्या किया? गैर सामुदायिक सामंतवादी भूमि व्यवस्था को चालू किया, जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था स्थापित कर दी और इसी के खिलाफ ये मुंडाओं का विद्रोह था। साहूकारों और जंगलों के ठेकेदारों ने मुंडा आदिवासियों के कष्टों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। 1899 में बिरसा मुंडा अनुयायियों ने अपने पारंपरिक तीर कमानों से आक्रामक विद्रोह को प्रारंभ किया। गिरजाघरों पर भी इन्होंने आक्रमण किए, आग लगाना प्रारंभ कर दिया और 1900 में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया। इस प्रकार से ये लगातार आगे बढ़ता चला गया, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इसके खिलाफ भी एक आक्रामक रवैया अपनाया, एक दमन का रवैया अपनाया और सेल रकैब पहाड़ी पर एक युद्ध में विद्रोहियों को पराजित कर दिया गया। बिरसा की जेल में मृत्यु हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में उनकी मृत्यु हुई। साथ ही लगभग 350 मुंडा विद्रोहियों पर मुकदमे चलाए गए, जिनमें से 3 को फांसी की सजा दी गई और 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी आजीवन कारावास की सजा उनको हो गई। लेकिन ब्रिटिश शासकों पर इस विद्रोह का बेहद ज्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार के सुधार करने का प्रयास किया? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में कुछ राहत प्रदान की गई, जैसे संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई और साथ ही बेट बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। ये मुंडा विद्रोह का एक सकारात्मक पक्ष आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासकों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया मुंडा विद्रोह ने। उत्तर पूर्व में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन की नेता बनकर के उभरी रानी गेडिनल्यू। कौन थी ये? इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव, जिसको लुआंगओ के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गई थी और इन्होंने अपने भाई कोसिन और हाइपो जदोनांग के साथ हिराका आंदोलन से जुड़ी। हिराका आंदोलन से जुड़ने के बाद इस आंदोलन का लक्ष्य जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस क्षेत्र में दोबारा नागा राज को स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से दूर खदेड़ना, या अंग्रेजों को यहां से अपने क्षेत्र से बाहर निकालना। गाडिनल्यू का एक बहुत ही फेमस कथन है और कथन क्या है? धर्म को खो देने वाली अपनी संस्कृति को, धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है और अपनी संस्कृति को खोना है अपनी पहचान को खोना। यानी अपनी संस्कृति की रक्षा करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए उसकी संरक्षा की जानी चाहिए और इसीलिए वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। अक्टूबर 1932 में धोखे से अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और इनको उम्र कैद की सजा मिली। हत्या और हत्या की साजिश जैसे आरोप इन पर लगे। 1947 तक ये जेल में रही और भारत की आजादी के बाद ये जेल से रिहा हुई। भारतीय सरकार ने इनके राष्ट्रीय आंदोलन में महत्व को स्वीकार करते हुए 1982 में इनको पद्म भूषण
से नवाजा और साथ ही 1996 में ये डाक टिकट भी इनके नाम पर जारी किया। ये उत्तर पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व करने वाली नेत्री के रूप में उभरी। अब हम देखते हैं कि ये पूरे जो आदिवासी विद्रोह थे, आदिवासी प्रतिक्रिया थी, इनका महत्व क्या था। इनका सबसे बड़ा महत्व ये था कि इन्होंने ब्रिटिश विरोध की एक परंपरा की शुरुआत कर दी। ब्रिटिश विरोध की परंपरा की शुरुआत करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहेंगे कि ये दूसरों के लिए परंपरा की शुरुआत इसलिए कर दी क्योंकि ये दूसरे विद्रोहों के लिए और अंततः राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो प्रतिक्रिया भारतीय समाज की थी, भारतीय वर्गों की थी, वो लगातार व्यापक होती चली गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे व्यापक जन विद्रोह के रूप में, जन आंदोलन के रूप में उभरा। उसका कारण एक ये भी था कि आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया थी, जो ब्रिटिश विरोध की प्रतिक्रिया थी, वो उसने ही एक परंपरा की शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स का विरोध करने की, उनकी नीतियों का विरोध करने की। हालांकि जो आदिवासी प्रतिक्रिया थी, आदिवासी विद्रोह थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती नहीं बने, लेकिन उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद के संघर्षों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, विशेष तौर से दो युवा नेताओं के उभरने के कारण। दो युवा नेता कौन कौन से थे? 1920 के दशक में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के एक प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आप समाजवादी विचारों का प्रभाव देखेंगे। और समाजवादी विचारों का प्रभाव यह था कि उसमें जन सामान्य की मांग को बड़े स्तर पर उठाया जाने लगा और उन मांगों में कृषकों के साथ साथ आदिवासियों की मांगों का भी हमें झलक देखने को मिलती है। यानी आदिवासियों की मांग को एक राष्ट्रीय मुख्यधारा का जो आंदोलन था उसमें उठाया जाने लगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव भी हमें आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इसका एक प्रमाण आपको देखने को मिलेगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब संथाल परगना में सरवन नामक स्थान पर एक समानांतर सरकार की घोषणा कर दी गई। यह दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसका किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में एक समर्थन भी लगातार बढ़ता चला गया था। ब्रिटिश सरकार के रवैये को भी आदिवासियों की प्रतिक्रिया ने प्रभावित करने का प्रयास किया। जैसे ब्रिटिशर्स की प्रतिक्रिया में किस तरह के बदलाव हुए, इस आदिवासी प्रतिक्रिया के माध्यम से आदिवासी विद्रोहों के कारण ब्रिटिश सरकार 1902 से 1910 के बीच एक सर्वेक्षण के साथ साथ भूमि बंदोबस्त अभियान चलाने पर मजबूर हुई, ताकि भूमि व्यवस्था में कुछ इस तरह के बदलाव किए जा सके कि आदिवासी प्रतिक्रियाओं को मैनेज किया जा सके, उनका प्रबंधन किया जा सके। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अनिवार्य बेगार व्यवस्था समाप्त करने का भी निश्चय किया और काश्तकारी कानून 1903 के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कानून वो लेकर के आई, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908, जिसके माध्यम से भूमि व्यवस्था में इस तरह के बदलाव किए गए ताकि आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया उभरी है वो एक तरह से उसका प्रबंधन किया जा सके और उनकी कुछ मांगों पर प्रतिक्रिया करके, उनकी कुछ मांगों पर काम करके इस विद्रोह को भविष्य के लिए शांत किया जाए। यानी आदिवासियों की जो प्रतिक्रिया थी उसके कारण ब्रिटिश सरकार भी प्रभावित हुई और उसे भी कदम उठाने पड़े। अब हमने ये पूरा परिप्रेक्ष्य आदिवासी प्रतिक्रियाओं का, विद्रोह का समझ लिया है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं। आदिवासी विद्रोह यहां पर दिए हैं और इनके प्रमुख नेताओं का नाम यहां पर दिया है। पहला है संथाल, नेता का नाम दिया है सिद्धू और कानू। दूसरा है गोंड, नेता का नाम है कोमाराम भीम या कोमरम भीम। तीसरा है खोंड और नेता का नाम दिया है चक्र बिश्नोई। आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही सुमेलित है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे इस प्रोग्राम से का जो PDF फाइल है उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।